हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, और इससे रिलेटेड मैं तुम्हें 20 से 30 सवाल प्रैक्टिस भी करा दूंगा। तो इस लेक्चर के बाद फैराडेज लॉ से रिलेटेड एक भी सवाल में तुम नहीं अटकने वाले, चाहे वो मेंस लेवल हो चाहे वो एडवांस लेवल हो। ये मेरी गारंटी है। बस तुम्हें लेक्चर को एकदम रिगरसली फॉलो करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं फैराडे के फर्स्ट लॉ से। फैराडे का फर्स्ट लॉ भाई कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। इसने क्या बोला कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी क्लोज कॉइल या क्लोज लूप से रिलेटेड, तो उस लूप में या कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होगा, और उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट होगा। और यही ईएमएफ जो है वो तब तक रहेगा जब तक जो फ्लक्स है अपना वो चेंज होता रहेगा। और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सेम बात हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, लेंज लॉ वगैरह, जब इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन वगैरह हम देख रहे थे। नेक्स्ट है अपने पास फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ अपने से क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप। ध्यान से देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे बेस्ड आज अपन क्वेश्चन करेंगे। इसने क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये बोला जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और रेट ऑफ चेंज को हम डिफरेंशिएशन से देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास क्या हो जाएगा, इट इज डी फाई बी बाय डी टी। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब सोचो अगर अपन लेंज लॉ को भी कंसिडर करें, तो भाई लेंज लॉ हमें क्या बोलता था कि जो भी इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो इसीलिए अपने पास जो फैराडे लॉ बन जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी। जहां पर माइनस साइन तुम्हें ये बता रहा है कि जो अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी चेंज है उसको अपोज करेगा। अब सोचो अगर कॉइल में अपने पास एन लूप्स होंगे, एन लूप होंगे या एन टर्न होंगे, तो उस केस में अपने पास है कि देखो अगर फाई भी है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू ईच टर्न, एक टर्न जो है उसके थ्रू जो लिंक फ्लक्स है वो कितना है, फाई बी। और अगर हमें ये बताना है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी कॉइल के थ्रू कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फाई टोटल इज एन टाइम्स ऑफ फाई थ्रू वन कॉइल। ठीक है, एक कॉइल के थ्रू जितना भी फ्लक्स होगा उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अपनी कॉइल में एन टर्न है। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। याद रखेंगे, अगर एन टर्न्स होंगी तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर एक ही टर्न है तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जल्दी से जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े उनको देख लेते हैं, और इंड्यूस करंट का एक्सप्रेशन वगैरह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, अपन ने अभी अभी देखा कि जो इंड्यूस करंट होगा इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, और जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल टी। जहां पर डेल्टा फाई होगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, और डेल्टा टी होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसी तरह से अगर इंस्टेंटेनियस करंट देखूं तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ लूप। ओम्स लॉ, आई इज ई बाय आर होता है ना, तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस वन बाय आर डी फाई बी बाई डी टी। ऐसे अगर एवरेज करंट पूछा जाए तो वो हो जाएगा ई एवरेज, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, दैट इज माइनस वन बाय आर डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी। अब देखो तुम जानते हो जो एवरेज करंट होता है वो होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, है ना। और इस फॉर्मूले को हमने एज इट इज ही लिख दिया। तो अगर अपने से पूछा जाए कि लूप में कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बाय आर। ठीक है, चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा फाई बाय आर। ठीक है, और आर क्या होगा अपने पास, रेजिस्टेंस ऑफ लूप। तो डेल्टा फाई बाय आर इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा। ये फॉर्मूले ध्यान में रखना। अब देखो सिंपल सा एक साइन कन्वेंशन है, क्या है कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव, इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव कब होगा, अगर फाई भी अपना डिक्रीज कर रहा होगा। फाई भी डिक्रीज कर रहा होगा तो डी फाई बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। तो डी फाई बी बाई डी टी अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव रहेगा कब, जब अपना फाई भी बढ़ रहा होगा, फ्लक्स बढ़ रहा होगा, क्योंकि उस केस में डी फाई बी बाई डी टी क्या रहेगा तुम्हारे पास, वो रहने वाला है पॉजिटिव। तो देखो कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही था, लेकिन अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दे रखा है, अ यूनिफॉर्म एंड अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, और उसका फॉर्मूला में ये दे रखा है। तो इसमें हमें बोला गया है कि अपने पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसको हमने परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा है। हमें ये बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पर।
और बोला अगर लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो हमें ये बताना है कि कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी नॉट। अब देखो भी ध्यान से समझो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पे ना लेंथ ऑफ लूप देखो कितनी होगी। तो अपने पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, तो लेंथ ऑफ लूप होगी 2 पाई आर। तो यहां पर अगर मैं लिखूं रेजिस्टेंस किसका, लूप का, तो पहला स्टेप मैं वही कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रेजिस्टेंस ऑफ लूप। रेजिस्टेंस ऑफ लूप को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल आर से, जो कि कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा इनटू लेंथ विच इज 2 पाई आर। तो इतना तो अपना रेजिस्टेंस रहेगा लूप का, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मैग्नीट्यूड ही फाइंड करूंगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं जानता हूं वो होता है डी फाई बी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लास्ट क्लास में ये अपन ने बात करी थी, ये होता है बी डॉट ए। तो ये हो जाएगा अपने पास बी ए कॉस थीटा। सिंस लूप को क्या बोला गया है, लूप को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा है, इट मींस लूप को अगर मान लो लूप इस तरह से रखा हुआ है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास रहेगा ना वो ऐसे रहेगा आउट ऑफ द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो इस लूप इधर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, और इस लूप का अगर मैं एरिया वेक्टर देखूं तो इसका एरिया वेक्टर 2D सरफेस है तो परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है ना इसका एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर भी आउट ऑफ द प्लेन आएगा। तो क्लियरली तुम देख पा रहे हो बी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए दैट इज बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें कितना दे रखा है अभी, बी इंटू ए लिख लेते हैं, बी इंटू ए लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अभी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया लिखने से पहले यहाँ पर बी कांस्टेंट है या ए कांस्टेंट है। तुम्हें पता है एरिया कांस्टेंट है, एरिया चेंज नहीं हो रहा लूप का। तो एरिया को मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बाहर ले लूंगा और ये बन जाएगा डीबी बाई डी टी। तो एरिया है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, और डीबी बाई डी टी कितना हो जाएगा, डीबी बाई डी टी हो जाएगा तुम्हारे पास 2 अल्फा टी प्लस ऑफ बीटा। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा टी और प्लस ऑफ बीटा। तो ये हो गया अपने पास इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में, है ना, एट एनी टाइम टी। लेकिन इसने कब पूछा है, इसने पूछा है इंड्यूस ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो इंड्यूस ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे ऊपर फॉर्मूले में, तो इंड्यूस ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू जीरो इज पाई आर स्क्वायर इंटू बीटा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ लूप, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि बताओ चार्ज फ्लोन कितना होगा बिटवीन द टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू टी नॉट। तो ये भी देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा मतलब टफ प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चार्ज फ्लोन का जो फॉर्मूला था वो कितना था, वो फॉर्मूला था भाई डेल्टा फाई बाय आर। डेल्टा फाई बाय आर, तो डेल्टा फाई तुम्हारे पास हो जाएगा फाई फाइनल, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप विच इज स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल फ्लक्स की, इनिशियल फ्लक्स का मतलब फ्लक्स हमसे पूछा गया है टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स पूछा गया है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास क्या होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे, फॉर्मूले में देखो टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो इस फॉर्मूले में तुम्हें नजर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो इज गामा। तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, ये अपने पास आ जाएगा बी की जगह गामा, गामा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब फाई फाइनल, फाई फाइनल का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कब पूछा हुआ है, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे। तो टी इज इक्वल टू टी नॉट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे टी इज इक्वल टू टी नॉट पे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा था अपने को, अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा टी नॉट स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी, तो ये जाएगा बीटा इंटू टी नॉट और प्लस का गामा और इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ओके। अगर मैं बात करूं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई, जो कि अपने पास फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, तो ये अपने पास आ जाने वाला है कितना, माइनस कर दो दोनों को, तो अल्फा टी नॉट स्क्वायर प्लस बीटा टी नॉट और मल्टीप्लाई में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अब देखो कुछ भी नहीं करना, अब हमें पता लग गया डेल्टा क्यू जो होगा वो होगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो ये हो जाएगा अल्फा टी नॉट स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर और रेजिस्टेंस ऑफ लूप। रेजिस्टेंस ऑफ लूप सबसे स्टार्टिंग में फाइंड किया था, दैट इज लैम्डा इंटू टू पाई कैपिटल आर। तो यहां से देखो अपने पास चार्ज फ्लोन कितना आ गया, ये आ गया अल्फा टी नॉट स्क्वायर एवरेज चार्ज फ्लोन प्लस बीटा टी नॉट इंटू पाई आर, पाई भी कटी जाएगा नीचे से तो डिनोमिनेटर में सिर्फ आर बचेगा और नीचे तुम्हारे पास बचेगा 2 इंटू लैम्डा, ये आ गया चार्ज फ्लो।
ठीक है, आई होप एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला एप्लीकेशन है बस। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो एक और बढ़िया सवाल अपने पास, यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है बट इसकी वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ, जैसे ऊपर चेंज हो रही थी। ठीक है, फिर हमें क्या दिया गया है अपने पास, एक लूप है, लूप को रख दिया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्लियरली तुम्हें नजर आ रहा है कि एरिया वेक्टर जो रहेगा वो भी इनटू द प्लेन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। और यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ लूप दे रखा है तुम्हें स्मॉल आर ओम। तो यहाँ पर हमें निकालना है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी एंड चार्ज फ्लोन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, दोनों बताना है। तो देखो फिर से बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें निकालना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर बी और ए में एंगल 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए। तो बी है तुम्हारे पास बी नॉट इंटू टी क्यूब, और एरिया है तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी क्यूब। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। फिर हमें करंट निकालना है, तो करंट से पहले हमें इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ अपन जानते हैं ये होता है डी फाई बी बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी अगर तुम करोगे तो ये तुम्हारे पास देखो क्या आ जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब तुम्हारे पास बचेगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर और इंटू में टी स्क्वायर। ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया। फिर हमें निकालना है करंट। तो करंट हम जानते हैं ये होता है ई बाय आर, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब इसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन भी पूछ सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लास्ट क्लास में ही कर चुके हैं। एक और बार तो मैं समझा देता हूं कि यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन बढ़ता जा रहा है। तो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा, वो चाहेगा मैं इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करूं। तो इसकी वजह से वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन क्रिएट करेगा। तो इसकी वजह से अपने पास इस तरह से इंड्यूस करंट फ्लो होने लगेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है चार्ज फ्लोन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो चार्ज फ्लोन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी के लिए हम जानते हैं करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से तुम्हारे पास आ गया डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तो अगर हम देखें क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो वो अपने पास क्या बनेगा, वो बनेगा इंटीग्रेशन आई डी टी, लिमिट रख देंगे फ्रॉम 0 टू टी। तो ये देखो अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो आई में ना तुम जानते ही हो यार कि जैसे 3 बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर, ये कांस्टेंट ही है। अब इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू टी। तो देखो ये तुम्हारे पास क्लियरली आ जाएगा बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर टी क्यूब और अपॉन में आर। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्या है, सेम ऊपर वाले प्रॉब्लम की तरह है, बिल्कुल सेम, कुछ भी यहां पर चेंज नहीं है। ये तुम्हारा मतलब होमवर्क प्रॉब्लम समझो, ये तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है और देखो क्या तुम्हारा आंसर आएगा। मैं यहाँ पे तुम्हें एक काम करता हूँ, तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हें आंसर बता देता हूँ कि इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, क्या पूछा है, चार्ज फ्लोन पूछा हुआ है। तो चार्ज फ्लोन यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो तुम्हारे पास आना चाहिए बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब जल्दी से खुद से करके देख लो, वीडियो को पॉज करके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अपने को क्या दे रखा है, हमारे पास एक लूप है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। लेकिन इस बार जो रेडियस ऑफ लूप है, रेडियस ऑफ लूप इज चेंजिंग, आर इज आर नॉट इनटू टी। हमसे ये पूछा गया है बताओ टी नॉट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा इस केस में। तो देखो भाई कैसे करेंगे, यहां पर अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है लेकिन एरिया चेंज हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि रेडियस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो इस केस में अगर मैं देखूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, उसके लिए पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी टाइम पर कितना होगा, वो होता है अपने पास बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 0 डिग्री है। तो ये हो जाएगा अपने पास बी इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पर हम जानते हैं बी की जगह बी नॉट यूज कर लेंगे, और रेडियस जो है वो अपना चेंज हो रहा है। तो अब मेरे को पूछा गया इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ में बोलूंगा ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डी फाई बी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो बी नॉट इंटू पाई को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन में क्या बच जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अब डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
कितना होगा देखो, खुद ही बताओ, ये हो जाएगा बी नॉट इंटू पाई, और आर स्क्वायर का कितना होगा 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और इनटू में डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी इस एक्सप्रेशन में देखो डी आर बाई डी टी क्या आएगा तुम्हारे पास आर नॉट। तो ये अपने पास ओवरऑल कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है बी नॉट, टू बी नॉट पाई इनटू में आर, और इनटू में आर नॉट। ठीक है, अब एक काम करो, आर को भी इन टर्म्स ऑफ आर नॉट पुट कर दो, तो इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी नॉट पाई, आर को लिख देंगे आर नॉट इंटू टी, तो आर नॉट का स्क्वायर इंटू टी, ये इंड्यूस ईएमएफ है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि करंट कितना होगा, ये तो यहाँ पर जो करंट होगा, करंट करंट अपने पास होने वाला है कितना, ये हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ये रेजिस्टेंस ऑफ द लूप तुम्हें गिवन होगा, है ना, यहाँ पे गिवन होगा कि लूप का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर इंटू ओम। ठीक है, तो ई बाय आर से अगर मैं करूं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास टू बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। हमें क्या बोला हुआ था, हमें चार्ज फ्लो निकालना है इन टाइम टी, तो चार्ज फ्लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो ये हम लिख देंगे कितना, टू बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा अपने पास, टी डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, तो क्यू यहाँ पर देखोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा पाई बी आर नॉट स्क्वायर, पाई बी आर नॉट स्क्वायर इंटू टी नॉट स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। तो ये अपने पास आ गया चार्ज फ्लो इस केस में। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है, यहां पर हमें एक लूप दे रखा है, और लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने पास कांस्टेंट है, दैट इज बी, उसकी वैल्यू बी है, मैग्नीट्यूड बी है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप को हम रोटेट करा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं, हमें ये बताना है करंट क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो इनिशियली अगर तुम देखो भाई, इनिशियली देखोगे तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इनिशियली यहाँ पर सारी बातें लिख लेते हैं, क्योंकि ये ना एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और यहां से मैं एक बहुत ही मजेदार चीज तुम्हें बताऊंगा जब हम इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो इनिशियली अगर मैं बोलूं एंगल बिटवीन, इनिशियली अगर हम बोले एंगल बिटवीन बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये अपने पास कितना होगा 0 डिग्री। तो इन टाइम टी, इन टाइम टी, इन टाइम टी द लूप रोटेट्स बाय, लूप कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, लूप रोटेट्स बाय थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, इतने एंगल से अपना लूप रोटेट कर जाएगा। तो एट टी इज इक्वल्स टू टी अगर मैं देखूं, एट टी इज इक्वल्स टू टी हम देखने जा रहे हैं कि कितना एंगल होगा बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो एट टी इज इक्वल्स टू टी एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो ये एंगल अपने पास कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, और विच इज ओमेगा इंटू टी। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं लूप के थ्रू, तो ये होगा अपने पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फाई अपने पास हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और कॉस ऑफ ओमेगा टी, इतना अपने पास फ्लक्स आ जाएगा। अब मैं पूछूं अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो होगा अपने पास डी फाई बाई डी टी, या फिर चलो पूरा एकदम साइन के साथ ले लें तो माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास बी पाई आर स्क्वायर एज इट इज, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो एक माइनस पहले से चल रहा था अपने पास, ये वाला जो माइनस है लेंज लॉ वाला, और ये प्लस बन जाएगा फिर, और साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहां पर देखोगे ना, ये जो टर्म है, ये टर्म कभी भी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वही अगर मैं करंट की बात करूं कि करंट क्या होगा, करंट होगा वो होगा अपने पास E बाय आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, और ई नॉट बाय आर को तुम बोल सकते हो आई नॉट, मैक्सिमम करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई अगर लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कराते हैं, तो जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा वो रहेगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो इंड्यूस करंट होगा वो होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब एक ऐसा ईएमएफ और एक ऐसा करंट जो कि साइनोसॉइडल फंक्शन है, और ऐसे ही करंट और ईएमएफ को हम बोलते हैं एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, कि ऐसे करंट या ऐसा ईएमएफ या ऐसा वोल्टेज जो साइन और कॉस के फॉर्म में होता है, ऐसे वोल्टेज और करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ये अपने पास मिल गया ऑल्टरनेटिंग करंट।
और यहां से हमें पता लगा कि किस तरह से हम एसी जनरेट करते हैं। एसी जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे रखी हुई है, और उस कॉइल को फिर हम घुमाते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ भी हो सकता है। जैसे मोस्टली पावर प्लांट्स में क्या होता है, वाटर को बॉईल किया जाता है और फिर जो स्टीम होती है, स्टीम की हेल्प से कॉइल को रोटेट कराया जाता है इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसके रेस्पॉन्स में हम देख रहे हैं कि अपने को क्या मिलेगा, अपने को साइनोसॉइडल करंट और वोल्टेज देखने को मिलेगा, जनरेट होगा। तो यही प्रिंसिपल यूज होता है एसी जनरेटर वगैरह में। अब अगर पूछ ले कि बताओ इंड्यूस ईएमएफ और करंट का ग्राफ कैसा होगा, तो इस तरह से ये अपने पास ग्राफ हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस करंट का या फिर फ्लक्स का। ठीक है, तो यही एसी में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं कि क्या ग्राफ होता है, क्या एवरेज वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू, ये सारी चीजें हम एसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा। बट यहां पर तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि भाई इंड्यूस जो एसी है उसको किस तरह से जनरेट किया जाता है यूजिंग जनरेटर्स, पावर जनरेटर्स। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये वाला प्रॉब्लम तो काफी सही था। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या बोला का है, अपने को इंड्यूस करंट बताना है। यहां पर क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर के पास अपन ने एक लूप रख दिया है, लूप का रेडियस है कैपिटल आर, और यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि जो कैपिटल आर है ना, मतलब लूप का जो रेडियस है वो ए के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है। इसका मतलब जो अपना लूप है वो पॉइंट साइज है फॉर दिस वायर। इस वायर के लिए जो अपना लूप है ये पॉइंट साइज है। मतलब इस वायर की वजह से ना, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आएगा। तो इधर पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा अपने पास वो इनटू द प्लेन रहने वाला है और यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि अपना जो रेडियस है वो काफी कम है एज कंपेयर टू ए। तो यहां पर हमें क्या बताना है, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट के लिए सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स तुम जानते हो वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इनटू द प्लेन है, और एरिया वेक्टर भी इसका क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन। तो बी और ए में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो ये अपने पास हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बी इंटू ए। अब तुम्हें ये सोचना होगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स तो चलो ठीक है, बी इंटू ए हो गया, लेकिन बी की वैल्यू क्या होगी। अब तुम्हें पता होगा कि इनफाइनाइट करंट की वजह से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लिखे तो म्यू नॉट इंटू आई, और आई लेकिन तुम्हारे पास क्या है, ये है आई नॉट इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो 2 पाई और वायर से डिस्टेंस है ए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से विच इज पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि पाई से पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा। अब तुम्हें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, डी फाई बाय डी टी। तो डी फाई बाय डी टी करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट टी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब हमें क्या निकालना है, करंट। तो करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई नॉट इंटू टी और इंटू में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। तो ये अपने पास आ गया इंड्यूस करंट इन दिस लूप। और डायरेक्शन वगैरह बताना ये तुम्हारा काम है, ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। डायरेक्शन निकालना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, अपने को फिर से देखो एक क्या दे दिया, यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर दे दिया, और इसी के पास में हमने क्या कर दिया, एक स्क्वायर लूप रख दिया है। स्क्वायर लूप की साइड दे रखी है तुम्हें एल, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम वायर इज ए। लेकिन यहां पर वो वाली कंडीशन नहीं दे रखी कि एल बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ए, मतलब एल यहां पर ए से कंपेरेबल है। तो इस केस में वो ऊपर वाला डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। यहां पर देखो किस तरह से करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये भी काफी अच्छा है। इधर से तुम्हें एक नई चीज पता लगेगी कि जब अगर ये दोनों कंपेरेबल होंगे तो किस तरह से किया जाएगा। तो यहां पर एक बात समझो कि ऊपर क्या था, आर बहुत छोटा था एज कंपेयर टू ए, इसलिए हमने बोला था लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन यहां पर एल जो है वो ए के कंपेरेबल है, तो मैं ये बोलूंगा कि वायर से मैं जितना दूर जाता रहूंगा मैग्नेटिक फील्ड मेरा घटता जाएगा। इट मींस वायर के इस लूप के हर एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या समझ में आता है, जब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो, भाई लूप में अगर तुम ये एरिया देखोगे, ये छोटा सा एरिया, यहां पर अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर देखोगे इधर अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि इन स्ट्रिप्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम वायर दैट इज डिफरेंट। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमें जनरल एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी एक्स में जाके डीएक्स डिस्टेंस की, डीएक्स लेंथ की, फिर उस स्ट्रिप के थ्रू या उस छोटे से एरिया के थ्रू देखना पड़ेगा कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है, और टोटल फ्लक्स के लिए अपने को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, मैंने क्या किया कि मैं किसी भी डिस्टेंस एक्स पे गया,
किसी भी डिस्टेंस x पे जाके मैंने एक पतली सी स्ट्रिप इसकी ले ली, एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस जो है वायर से स्ट्रिप का ये है x, और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस है भाई इसकी dx। तो इसका जो एरिया होगा, इसका अगर छोटा सा एरिया हम लिखे तो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है इसकी x और विड्थ हो जाएगी इसकी dx, तो इसका छोटा सा एरिया होगा x dx। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे पहले इस छोटे से स्ट्रिप के थ्रू या छोटे से एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, दैट इज डी फाइव। और डी फाइव तुम्हारे पास हो जाएगा बी इंटू डी ए, और बी होगा म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। तो म्यू नॉट आई, आई हो जाएगा आई नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम वायर दैट इज एक्स, और डी ए अपने पास कितना है एल इंटू डी एक्स। ठीक है भाई। अब तुम्हें देखना पड़ेगा टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाइव टोटल, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे डी फाइव को, डी फाइव को इंटीग्रेट करें तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अपना एक्स के ऊपर जाएगा। तो एक्स के ऊपर जाएगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मानी जाएंगी। तो म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई, और ऊपर एल भी आएगा, और इंटीग्रेशन में बचेगा अपने पास डी एक्स अपॉन में एक्स। एक्स की रेंज कहां से कहां तक वारी करेगी, एक्स की लोअर लिमिट तो ये होगी भाई ए के बराबर, और एक्स की फाइनल वैल्यू क्या हो सकती है, ए प्लस एल। तो एक्स की लिमिट जाएगी ए से लेकर ए प्लस एल तक। और dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तुम जानते ही हो, ये होता है ln x। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टू पाई, और क्या आएगा अपने पास, ये हो जाएगा ln ऑफ a प्लस एल, और अपॉन में आएगा a। ये अपना टोटल फ्लक्स है इस लूप के थ्रू। ठीक है, मेंस में ये ही डायरेक्ट पूछा हुआ है कि बताओ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इस लूप के थ्रू। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ होगा डी फाइव बाई डी टी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि हो जाएगा अपने पास टू टी। तो न्यूमिनेटर में टू टी है और डिनोमिनेटर में टू है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट टी इंटू एल और डिवाइडेड बाय पाई, और फिर ये अपने पास रहेगा एल एन ऑफ ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट होगा इंड्यूस ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट टी एल डिवाइडेड बाय पाई इंटू स्मॉल आर, और एल एन में आ जाएगा अपने पास ए प्लस एल अपॉन में ए। तो देखो बच्चों, ये हो गया अपने पास इंड्यूस करंट इन दिस लूप इन टाइम टी। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम काफी अच्छा था। इधर से तुम्हें देखने को मिला कि अगर लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है तो हमें किसी एक छोटे से स्ट्रिप के थ्रू निकालना पड़ेगा फ्लक्स पहले, और फिर इंटीग्रेट करके टोटल लूप के थ्रू फ्लक्स बताना होगा। अब देखो नेक्स्ट एक और सवाल, ये जेई मेन का बड़ा फेवरेट सवाल है, बार बार ये सवाल वो लोग पूछते रहते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम स्क्वायर लूप को 180 डिग्री से टर्न कर दें तो कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, ये हमें बताना है। रेजिस्टेंस ऑफ लूप आर दे रखा है और ये स्क्वायर लूप है जिसका साइड है एल। तो देखो भाई, इनिशियली अगर तुम देखोगे तो इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है और आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसका जो एरिया वेक्टर भी रहेगा इनिशियली, तो एरिया वेक्टर भी रहेगा आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब क्या होगा, इनिशियली एरिया वेक्टर ये होगा। अब जैसे ही हम इसको लूप को रोटेट कर देंगे तो लूप का ये जो सामने अभी जो फेज दिख रहा है ये पीछे चला जाएगा। तो उस केस में जो फाइनल एरिया वेक्टर है वो इनटू द प्लेन चला जाएगा। फाइनल एरिया वेक्टर क्या चला जाएगा, इनटू द प्लेन। तो यहां पर अगर मैं इनिशियली देखूं बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, वो 0 डिग्री है, और फाइनली देखूं बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, वो है 180 डिग्री। तो इस केस में पहले ये निकाल लो इनिशियल फ्लक्स तुम्हारे पास क्या आएगा। तो इनिशियल फ्लक्स जो आएगा वो अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, जो कि अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नॉट इंटू एल स्क्वायर। और अगर मैं फाइनल फ्लक्स निकालूं तो वो होगा बी ए कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस बी नॉट इंटू एल स्क्वायर। और अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया, दैट इज फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास आ जाएगा टू बी नॉट एल स्क्वायर। अब हम जानते हैं जो चार्ज फ्लोन होता है, चार्ज फ्लोन होता है अपने पास डेल्टा फाइव बाय आर। तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बी नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, है ना। अगर ये समझो, अगर अपने पास बोला गया होता कि लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर दिया, तो उस केस में जो अपना फाइव फाइनल होता, फाइव फाइनल उस केस में 90 डिग्री हो जाता। और इस केस में अगर मैं डेल्टा फाइव निकालता तो इस केस में डेल्टा फाइव कितना आ जाता, बोलो, ये हो जाएगा बी नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो ये सवाल भी बहुत ही इजीली अपन ने कर लिया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इधर क्या बोला है कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन दैट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी के अंदर तुमने एक स्क्वायर लूप को कन्वर्ट कर दिया एक सर्कुलर लूप में। तुम्हें यह बताना है कि इस प्रोसेस में
एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, ये जो लूप है, जो सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस मान लो तुमने कर दिया आर। तो जब हमने इसको स्क्वायर से सर्कल बनाया, एक चीज चेंज नहीं हुई होगी, लेंथ ऑफ वायर, जितना भी लेंथ ऑफ वायर लिया है वो चेंज नहीं हुआ होगा। तो अगर मैं बात करूं इनिशियली कितना लेंथ ऑफ वायर लिया था, वो था अपने पास 4L, और फाइनल लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 2 पाई आर। तो यहां से तुम्हारे पास रेडियस ऑफ लूप आ जाएगा जो कि होगा 2L/पाई। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स बी और ए में एंगल 0 डिग्री है, वो होगा बी, बी इंटू एरिया इनिशियल, बी इंटू एरिया इनिशियल। तो ये हो जाएगा बी, और इनिशियल एरिया था अपने पास L²। अगर मैं बात करूं फाइनल फ्लक्स की, तो ये भी होगा बी इंटू एरिया फाइनल। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4BL² डिवाइडेड बाय पाई, है ना। फिर हमें क्या निकालना है, हमें तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालना ना। तो उसके लिए पहले एवरेज इंड्यूस ईएमएफ के लिए हमें पता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी होता है फॉर्मूला। तो पहले डेल्टा फाई निकालना पड़ेगा। डेल्टा फाई क्या होगा अपने पास, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो यहाँ पर देखो BL² तो कॉमन ही आ जाएगा, और फिर ये अपने पास रहेगा 4/पाई-1। हमें निकालना था एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ अपने पास होगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो ये देखो कितना हो जाएगा अपने पास BL² और बाय डेल्टा टी, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपने पास 4/पाई-1। तो इतना अपने पास एवरेज इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहां पर क्या दे रखा है, तुम्हारे पास एक बिगर लूप है, और बिगर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और बिगर लूप के ही बिल्कुल सेंटर में ऐसा समझो तुमने एक छोटा लूप रख दिया, जिसका रेडियस था बी, और बी बहुत छोटा था एज कंपेयर टू ए। तो इसका मतलब तुम समझ गए कि बी बिल्कुल पॉइंट साइज होगा, बहुत ही छोटा सा लूप होगा। तो बी पर, बी वाले लूप मतलब इसमें इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा इस बाहर वाले लूप की वजह से। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो रहने वाला है, वो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आउट ऑफ द प्लेन आएगा। और ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड हम मानेंगे कि पूरे लूप में ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि जो अपना लूप है वो पॉइंट साइज है ड्यू टू दिस कंडीशन। जो अंदर वाला लूप है वो पॉइंट साइज है ना, क्योंकि बी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू ए। हमें निकालना है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इन स्मॉलर लूप। तो उसके लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप, है ना। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, फाई थ्रू स्मॉलर लूप अपन निकालने वाले हैं। तो फाई थ्रू स्मॉलर लूप क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा स्मॉलर लूप की लोकेशन पे ड्यू टू करंट इन आउटर लूप। और हम जानते हैं कि ये जो लूप है स्मॉलर वाला, ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, बहुत ही छोटे डायमेंशन है। तो हम जानते हैं सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट लूप। तो यहाँ पर बड़े वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसके सेंटर पे, तो ये होगा μ0I/2r। तो μ0I0t² डिवाइडेड बाय 2r, तो ये हो जाएगा 2 × a। और एरिया ऑफ स्मॉलर लूप जो कि अपने पास होगा पाई इंटू B², ये हो जाएगा। अब अगर मैं निकालू इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास होगा d∅/dt। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास μ0I0 × t, और फिर ये हो जाएगा पाई B² में a। लेकिन हमें तो करंट बताना था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ये हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा μ0I0t इंटू पाई B² और डिवाइडेड बाय a इंटू आर, इतना आ जाएगा। और ये जो करंट होगा ना, ये तुम्हारे पास क्लॉकवाइज आएगा, खुद करके देख लेना इसको कैसे। ठीक है, अब देखो एक और सवाल, और ये भी अपने से जेई मेन में पूछा गया है, और ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम ध्यान से समझे तो ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अपने पास एक बिगर लूप है और एक स्मॉलर लूप है। बिगर लूप का रेडियस है R1, स्मॉलर लूप का रेडियस है R2। बिगर लूप में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 है, स्मॉलर में N2 है, और दोनों लूप्स के बीच में डिस्टेंस है D। और यहाँ एक कंडीशन दे दी कि R1 जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू R2। तो यहाँ पर हमें बोला है कि जो बिगर लूप में करंट है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह से बढ़ता जा रहा है। हमें ये बताना है कि छोटे वाले लूप में कितना करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर एक बात समझो कि ये जो छोटा वाला लूप है वो बिल्कुल पॉइंट साइज है फॉर बिगर लूप। तो अगर हम देखें तो इस वाले लूप के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्यों, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट इन लूप 1। बिगर लूप को मैं लूप 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा वाला होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम यही करो, तुम्हें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड at location of loop 2, magnetic field at location of loop 2
ड्यू टू करंट इन लूप वन, ड्यू टू करंट इन लूप वन। तो लूप वन में जो करंट है उसकी वजह से हमें देखना है कि टू की लोकेशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम जानते हैं वो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इसमें एन वन लूप है तो एन वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, लेट्स से आई करंट फ्लो हो रहा है और यही हमें दे रखा है आई नॉट इंटू टी, तो आई इंटू आर वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर वन का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रेज पर 3/2 ना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप, फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप, या फिर हम देखें फ्लक्स थ्रू लूप टू। फ्लक्स थ्रू लूप टू अगर हम देखें इसमें एन टर्न्स है तो एन टू, मैग्नेटिक फील्ड है बी और इसका एरिया होगा ए टू। तो ये देखो तुम्हारे पास ये हो जाएगा और इसमें भी क्या करो ना, इधर आई की वैल्यू रख दो, तो म्यू नॉट एन वन आई नॉट इंटू टी था ना, तो टी को मैंने जस्ट साइड में लिख दिया है और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर वन प्लस डी स्क्वायर रेस्ड पर 3/2। तो फ्लक्स थ्रू लूप टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन वन इंटू एन टू इंटू आई नॉट इंटू आर वन स्क्वायर इंटू पाई टाइम्स ऑफ आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल रेज पर 3/2 और मल्टीप्लाई में टी और रहेगा। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना था कि बताओ करंट इंड्यूस करंट क्या होगा। तो इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और इंड्यूस ईएमएफ जो होने वाला है वो हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। और डी फाई हमें लिखना होगा जो कि लूप टू में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो ओवरऑल इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, टी टी डी टी हो जाएगा जो कि 1 आ जाएगा। तो अपने पास इस केस में जो ओवरऑल आंसर आने वाला है वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू एन टू, और आई नॉट रहेगा, पाई रहेगा, आर वन स्क्वायर भी रहेगा, आर टू स्क्वायर भी रहेगा, और डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रेज पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस ऑफ लूप स्मॉल आर भी रहेगा। अब सोचो अगर फाइनल ऑप्शन में ये वाला आंसर दे रखा हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ऑप्शन को देख के ही डर जाएंगे और वो इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन तुमको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस बेसिक्स के साथ स्टिक रहना है, तो और जो भी आंसर आना होगा वो फिर आ जाएगा, उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा 3D पे बेस्ड है। यहाँ देखो हमें क्या दे रखा है, अपने को एक सर्कुलर वायर लूप दे रखा है जिसका रेडियस है आर। तो भाई ये वाला वायर लूप है जिसका रेडियस है आर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। फिर क्या बोला गया है, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड है ए, स्क्वायर लूप जिसकी साइड ए, ये वाला स्क्वायर लूप है और इसके जो ए की वैल्यू है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू आर, मतलब ये सेम ऊपर वाला ही है। इसको बिल्कुल पॉइंट साइज हम मान लेंगे और इस पूरे लूप के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो लूप है इसमें दो टर्न है, तो गिवन लूप हैज टू टर्न्स, ठीक है। तो इसको दो वायर टर्न से बनाया हुआ है और इसको हमने प्लेस किया हुआ है एट z इज इक्वल टू √3r डिस्टेंस पे अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर लूप। हमें ये बताना है कि अगर स्क्वायर लूप 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा स्क्वायर लूप के थ्रू। तो कुछ भी नहीं करना भाई, सबसे पहले तो स्क्वायर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितना पास कर रहा है वो फाइंड कर लो। तो यहाँ पर देखोगे ना इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अगर मैं डायरेक्शन तुमसे पूछूं तो तुम क्लियरली बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस पर है ना, ये तो इधर होगी। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना नजर आ गया तुम्हें, 45 डिग्री। अब हम जानते हैं फाई होता है अपने पास बी डॉट ए, ठीक है। तो सबसे पहले बी निकालो तुम। तो बी निकालने के लिए बी का जो फॉर्मूला मुझे पता है, बी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज पावर 3/2। यहाँ पर z की वैल्यू अब मैं क्या करूंगा, z की वैल्यू √3r पुट कर दूंगा। तो z की वैल्यू √3r पुट करेंगे तो z स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो इसको लिखोगे तुम, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ आर क्यूब और अंदर तुम्हारे पास बन जाएगा 4 की पावर 3/2 जो कि अपने पास 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 16r, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर लूप। किसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स देखने वाले हैं, ये जो स्क्वायर लूप रखा हुआ था ना इसके थ्रू हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस स्क्वायर लूप में दो टर्न है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने पास हो जाएगा n इंटू बी इंटू ए, एन बी ए कॉस थीटा।
कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारे पास आने वाला है, ये हो जाएगा 2 नंबर ऑफ टर्न, और मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 16 आर। और इस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, इस लूप की साइड हमें कितनी दे रखी थी, लूप की साइड हमें दे रखी थी ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और कॉस 45 ये हो जाएगा 1/√2। तो ये कितना आ गया अपने पास, फाई की वैल्यू देखो यहां से आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8√2, और इनटू में हो जाएगा आर। और भी अगर अदर फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर, और फिर हम इसको लिख सकते हैं √2 की पावर 7 इंटू आर। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। तो यही हमसे पूछा हुआ था भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर लूप, बता दिया हमने मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर लूप, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। यहां पर हमें क्या दे रखा है, एक पैराबोलिक मेटल वायर दे रखा है, और वायर की इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द रॉड। इंड्यूस ईएमएफ निकालना है किसके फंक्शन में, y के फंक्शन, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, एक बार क्या करो ना, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर तुमने खुद से ट्राई कर लिया है तो देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने इस लूप को t इज इक्वल टू 0 पे देखा था। फिर मैंने, अगर मैं इसको देखूं सम टाइम लेटर, कोई भी छोटा सा टाइम, लेट से dt टाइम बाद देखे, तो dt टाइम बाद ये जो लूप है तुम्हारा इधर कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कब देख रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं dt टाइम में, t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर t इज इक्वल टू dt टाइम में। अच्छा ये कितना मूव कर जाएगा, ऊपर की तरफ ये मूव कर जाएगा v इंटू डी टी, इतनी लेंथ ये मूव कर जाएगा, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि भाई dt टाइम बहुत ही छोटा छोटा, मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, हमने तो फिर भी ये डिस्टेंस क्या है थोड़ा सिग्निफिकेंट दिखा दिया है। तो एरिया में कितना चेंज आया होगा, इतना एरिया है जिसके थ्रू फ्लक्स चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो इस छोटे से एरिया के थ्रू अगर मैं फ्लक्स देखूं वो होगा डी फाई, और डी फाई की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, बी इंटू डी ए। ठीक, तो ये हो जाएगा बी, और इस, ये जो छोटा सा लूप है, ये जो छोटा सा लूप है ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल होगा, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया देखे, इसकी लेंथ है भाई वी, मतलब जो इसकी विड्थ है वो है वी डी टी। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो अपने पास क्या होगा, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इधर अगर ये एक्स है तो इधर भी ये क्या रहेगा, एक्स ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2x, तो इसका एरिया डी ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डी टी इंटू में 2x अपने पास आ जाएगा, ये आ गया डी फाई। अब क्या है, dt को राइट हैंड साइड पे पहुंचा दो, तो ये बन जाएगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2bv इंटू एक्स। तो इंड्यूस ईएमएफ अपने पास डी फाई बाई डी टी होता है, तो ये कितना आ रहा है 2bv इंटू एक्स। अब यहां से y के फॉर्म में निकालना था, तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या बोल सकते हो तुम, x की वैल्यू होगी y अपॉन में k, बस यहाँ पे पुट कर दो, तो इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ अपने पास आने वाला है वो हो जाएगा 2bv, और रूट के अंदर अपने पास आ जाएगा y बाय के। तो ये भी देखो काफी शानदार प्रॉब्लम था। अब ऐसे प्रॉब्लम अक्सर जेई मेन के अंदर या जेई एडवांस में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो भाई अपने को नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है कि अपने पास एक स्क्वायर लूप है, और वो कांस्टेंट स्पीड v के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड रीजन की जो लेंथ है वो है 3l। हमें इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखो किस तरह से इस प्रॉब्लम को करेंगे, और ऐसे सवाल काफी बार मेंस और एडवांस में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से समझना। तो पहला फेज अपने पास रहेगा कि जब लूप एंटर कर रहा होगा, तो लूप एंटर कर रहा होगा, अगर मैं देखूं t इज इक्वल टू 0 पर लूप का ये वाला एंड जस्ट इधर है, अगर मैं t टाइम बाद देखूंगा तो लूप कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, दैट इज v इंटू टी। तो ये जो लूप है ये vt डिस्टेंस एंटर कर चुका होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये vt डिस्टेंस कर चुका होगा t टाइम में, और इतना जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच चुका होगा। तो इस केस में अगर हम देखें जो फ्लक्स रहेगा अपने पास वो रहेगा b इंटू ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा b इंटू एरिया, एरिया कितना है भाई अपने पास जो कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है, वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो ये हो जाएगा l इंटू वी इंटू टी। तो यहां पर अपने पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एल वी। और करंट क्या होता है, वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो लूप का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, लेट्स से स्मॉल आर गिवन है, तो ये हो जाएगा अपने पास बी एल वी डिवाइडेड बाय आर। तो ये अपने पास इतना रहेगा, और ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, लेंज लॉ से तुम देख सकते हो। अच्छा ये बताओ पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड में कितने टाइम में पहुंच जाएगा, तो ये पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाएगा एल बाय वी टाइम में।
तो जीरो से लेकर टी की वैल्यू एल बाई वी तक इंड्यूस ईएमएफ इतना रहेगा, इंड्यूस करंट अपने पास इतना रहने वाला है, और फ्लक्स रहेगा ये बी एल वी इंटू टी। दूसरे केस में जब लूप पूरा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर चुका होगा, मान लो लूप अगर पूरा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, तो इस केस में देखोगे कि ये जो लूप है, अब ये लूप ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा होगा, तो इधर तुम देख सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में जो अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्लक्स होगा बी इंटू ए, तो ये होगा बी इंटू एल स्क्वायर, जो कि अपने पास कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो जीरो हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी जीरो है, इंड्यूस करंट भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये कितने टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा एल बाय वी टाइम से लेकर, एक बात सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरा लूप अंदर कितने टाइम में, एल बाय वी में कुछ इस तरह से होगा, एल बाय वी टाइम में इस तरह से होगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा अपने पास, एल रहेगा। इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड में पूरा इस टाइम तक रहेगा, है ना, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा, टू एल बाय वी, मतलब लूप अंदर कितना रहेगा, एल बाय वी टाइम के बाद टू एल बाय वी टाइम और रहेगा वो अंदर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लूप जो रहेगा, मतलब अंदर ही रहेगा कब तक, एल बाय वी से लेकर एल बाय वी प्लस टू एल बाय वी तक। तो एल बाय वी प्लस टू एल बाय वी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा थ्री एल बाय वी। तो इतने टाइम तक लूप अपना इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ जीरो, करंट भी रहेगा जीरो। अब मान लो लूप एग्जिट एग्जिट करने लगे, ठीक है, लूप अगर एग्जिट कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो ये कुछ इतना मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया, टी टाइम के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया, तो ये डिस्टेंस रहेगा वी टी, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल माइनस वी टी। तो इतना पोर्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इतने मतलब फ्लक्स जो रहेगा वो रहेगा जिस भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसका एरिया, तो हो जाएगा बी इंटू एरिया हो जाएगा एल इंटू एल माइनस वी इंटू टी। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा बी एल स्क्वायर माइनस बी एल वी इंटू टी। तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो होगा डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस बी एल वी, और इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस बी एल वी बाई आर। ठीक है, तो ये करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने टाइम बाद वो बाहर आ जाएगा, तो देखो पहले थ्री एल बाई वी, अब इसको एल बाई वी और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो ये थ्री एल बाई वी प्लस एल बाई वी, तो फोर एल बाई वी, ये पूरा बाहर आ चुका होगा। अब देखो पहला हमसे पूछा जाता है कि फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, तो फ्लक्स वर्सेस टाइम जब ये एंटर कर रहा था तो हमें दिख रहा है जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम था, जब पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो फ्लक्स कांस्टेंट था, और जब ये बाहर आ रहा है तो ये माइनस बी एल वी टी, मतलब स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप के साथ होगा। तो यहां पर अगर हम देखें भाई एल बाई वी टाइम तक अपना जो फ्लक्स है वो बढ़ता रहा, बढ़ के इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो पहुंची वो पहुंची बी इंटू एल स्क्वायर। उसके बाद एल बाई वी से लेकर थ्री एल बाई वी, लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, फ्लक्स कांस्टेंट था, उसके बाद फ्लक्स घटा और फोर एल बाई वी पर फ्लक्स जीरो हो गया। वहीं अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं तो इंड्यूस ईएमएफ देखो जीरो से लेकर एल बाई वी तक था, फिर मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो ईएमएफ है वो जीरो रहा एल बाई वी से लेकर थ्री एल बाई वी टाइम तक, और थ्री एल बाई वी से लेकर फोर एल बाई वी टाइम तक इंड्यूस ईएमएफ अपना नेगेटिव साइड में रहा। ठीक है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको भाई इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि पहले तो चलो इस तरह से रहेगा एल बाई वी टाइम तक, ठीक है, एल बाई वी तक कितना रहेगा, ये रहेगा बी एल वी, और फिर थ्री एल बाई वी से लेकर फोर एल बाई वी तक ये जो अपना इंड्यूस ईएमएफ रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, और फोर एल बाई वी पर जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये रहेगा कितना, इधर रहेगा ये माइनस बी एल वी। इन द सेम वे अगर मैं करंट की भी बात करूं तो करंट का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, प्लस माइनस देख रहे करंट को, तो करंट जब तक इंड्यूस ईएमएफ था तब तक करंट था, और उसके बाद करंट भी क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने कंसिडर करा इसको बनाते वक्त, और करंट अपने पास कितना था, ये था अपने पास बी एल वी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर लिया था हमने रेजिस्टेंस ऑफ लूप। अगर मान लो वो करंट को मैग्नीट्यूड ना बोले, डायरेक्शन भी करंट की मेंशन करनी हो, तो मैं जानता हूं कि करंट जो है वो पहले कैसा रहा, भाई पहले करंट अपने पास रहा एंटी क्लॉकवाइज, इसको हमने पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर दिया बी एल वी बाई आर से, और उसके बाद जो करंट है अपना वो कैसा हो गया, अपना करंट हो गया भाई नेगेटिव, नेगेटिव या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होने लग गया, और इसको हमने लिख दिया माइनस बी एल वी बाई आर। तो इस तरह से हमने फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बना लिया, इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ बना लिया, और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी बना लिया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, ये है जेई मेन का वन ऑफ द
ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसको देखेंगे भाई किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अपने को एक लूप दे रखा है, और ये जो लूप है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है एल, और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ हम एंटर करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। तो हमें ये बताना है इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट एज इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। जब ये एंटर कर रहा है उस टाइम पे इंड्यूस ईएमएफ और करंट हमें बताना है। और हम एक और काम भी करेंगे, यहाँ पर फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे जब ये लूप अपना एंटर कर रहा होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि टी टाइम के अंदर इतना लूप कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, कितने टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर। तो टी टाइम के अंदर अगर ये इतना लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंच गया, तो अगर मैं देखूं कितना लेंथ इसके अंदर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, इतनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी, दैट इज v इंटू टी। अब यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। एक काम करते हैं, ये वाली साइड भी इसमें निकाल लेते हैं। लेट से इस साइड को मैं y मार्क कर देता हूँ कि ये y है और इधर भी ये y है। इतनी बात तुम्हें क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू मैं क्यों निकाल लो, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा एरिया ऑफ लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और वो एरिया कितना होगा, वो एरिया इतना होगा, और एरिया होता है बेस इंटू हाइट, मतलब y की वैल्यू तो चाहिए होगी एरिया के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं अपन, y की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं टेन 30 की वैल्यू देखूं, तो टेन 30 अपने पास आ जाएगा y अपॉन में v इंटू टी। तो y की वैल्यू हो जाएगी वी टी इंटू टेन 30, दैट इज वी टी बाई रूट थ्री। अब ये भी निकाल लो कि टोटल कितना टाइम लगेगा इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पहुंचने में। तो भाई अगर इस वाले डिस्टेंस की बात करें, ये वाली साइड l है और ऊपर की तरफ ये आधी साइड होगी l बाई टू, तो ये वाली साइड तुम्हारे पास ओवरऑल आ जाएगी 3l बाई टू पाइथागोरस से इतना। तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टू एंटर, टाइम टू एंटर अगर हम देखें, टाइम टू एंटर हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो इसको रूट थ्री एल बाई टू डिस्टेंस कवर करना है विद स्पीड v। तो इतने टाइम में अपना जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं देखूं फ्लक्स कितना होगा किसी भी टाइम t पर, तो फ्लक्स अपने पास होगा b इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर b होगा अपने पास, ठीक है वो तो यूनिफॉर्म है, और एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस अपने पास रहेगा कितना, ये रहेगा टू वाई रहेगा। तो पहले हाइट लिख लेते हैं, दैट इज वी टी, और बेस रहेगा अपने पास टू इंटू वाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा बी वी टी इंटू वाई, कितना आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मेरे पास आने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा फाई अपने पास, वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बी इंटू वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट थ्री। ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस अपने ईएमएफ रहेगा अपने पास डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, टू बी वी स्क्वायर टी बाई रूट थ्री। और अगर हमसे पूछ ले इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, जिसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूंगा, तो हो जाएगा रूट थ्री इंटू आर। तो देखो ये अपने पास इंड्यूस ईएमएफ भी आ गया, करंट भी आ गया, और अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स भी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने निकालनी है। अब हमें क्या पूछा गया है नेक्स्ट, मान लो अगर हमें इनका ग्राफ बनाना होगा, ऑल्दो मेंस में खाली उसने इंड्यूस ईएमएफ पूछा हुआ था, लेकिन हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, अपन निकालेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ अगर फ्लक्स का देखोगे टी स्क्वायर, मतलब ये पैराबोलिक होगा। तो जब तक वो एंटर कर रहा है तो इस तरह से अपने पास जो ग्राफ है वो आने वाला है, और यहां तक ये वाला जो टाइम रहेगा ये अपने पास रहेगा रूट थ्री एल बाई टू इंटू वी। और ऐसी करंट देख रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मतलब बढ़ता रहेगा, और कितने टाइम तक बढ़ता रहेगा, रूट थ्री एल बाई टू बी। उसके बाद की चीजें तुम एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद का अगर ग्राफ देखोगे फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर वो इस तरह से वो डिक्रीज करेगा। सेम अगर करंट के केस में देखोगे, करंट फिर ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, और मतलब करंट जीरो हो जाएगा जब वो पूरा अंदर रहेगा, और फिर करंट तुम्हें नेगेटिव साइड में सेम ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ओके, अब देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन भी जेई मेन जेई एडवांस दोनों में ही पूछा जा चुका है। हमें बोला है एक सेमी सर्कुलर लूप है और इसको हमने हिंज कर रखा है। यहाँ पर क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है, मतलब ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ओ पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। हमें इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो ये भी देखो काफी सही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सिचुएशन टी इज इक्वल टू जीरो पे अपने को गिवन है, हम सिचुएशन बनाएंगे टी इज इक्वल टू टी पर। तो टी टाइम के अंदर जो अपना लूप है वो घूम जाएगा एंगल ओमेगा इंटू टी से, ओमेगा इंटू टी से घूम जाएगा लूप। तो टी टाइम के बाद मेरे को लूप की सिचुएशन कुछ इस तरह से नजर आएगी, इस तरह से लूप, इतना एरिया इसका मैग्नेटिक फील्ड में पहुंच जाएगा, और फिर मैं फ्लक्स वगैरह सब कुछ निकाल सकता हूँ। तो देखो वही किया मैंने, टी टाइम के अंदर देखा, तो थीटा एंगल ये अंदर पहुंच गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और थीटा हमें पता है, थीटा कितना है अपने पास, ओमेगा इंटू टी है।
तो एरिया अगर मैं देखूं, एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा अपॉन में 2 पाई इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इतना आ जाएगा एरिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हम देखें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ बी ओमेगा टी आर स्क्वायर बाय 2। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और अंदर क्या बचेगा तुम्हारे पास, अंदर तुम्हारे पास बचेगा डी टी बाई डी टी। तो ई इंड्यूस अपने पास कितना आ जाएगा, ये ई इंड्यूस आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर इंड्यूस करंट पूछ लेगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट भी हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो ये तब है जब ये एंटर कर रहा होगा, ठीक है। और ये कितने टाइम में एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा पाई बाय ओमेगा, क्योंकि अगर इसको एंटर करना है, इसको पूरा लूप जो एंटर करेगा, तो सिचुएशन तुम्हारे पास इस तरह से होगी, इस तरह से होगी या नहीं होगी। तो पूरा लूप कितना एंगल घूम गया, ये एंगल घूम गया पाई, तो टाइम कितना लग जाएगा इसको, टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, इतना टाइम उसको लग जाएगा। और ये मैंने थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 2 से ही निकाला, ओमेगा टी से, कि पाई एंगल वो घूम गया ओमेगा इनटू टी, तो इसको एंटर करने में कितना टाइम लगेगा, पाई बाय ओमेगा, और पाई बाय ओमेगा में ही ये बाहर आ जाएगा, है ना। और उस टाइम पे जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है। तो जब ये एग्जिट मार रहा होगा, जब एग्जिट मार रहा होगा, तो एग्जिट के वक्त भी जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा वो अपने पास सेम रहेगा, लेकिन उसके जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ में पहले तो मेरे को ये समझना है कि इसको एंटर करने में टाइम कितना लग गया, पाई बाय ओमेगा, एग्जिट फिर पाई बाय ओमेगा एक्स्ट्रा लगेगा, तो 2 पाई ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, फिर एंटर करेगा 3 पाई बाय ओमेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे रहेगा, पहले ऐसे ये रहा, है ना, पॉजिटिव रहा जब निकल रहा था नेगेटिव साइड में, फिर पॉजिटिव साइड में, फिर एग्जिट मारेगा, फिर नेगेटिव साइड में, है ना, इधर 4 पाई बाय ओमेगा अपने को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये मतलब इसको ऐसे हम ऐसे लाइन से दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन से, कि एब्रप्ट चेंज आएगा वो इंस्टेंटली इतना चेंज हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स इतना चेंज हो जाएगा इंस्टेंटली। और ये जो वैल्यू होगी अपने पास, ये वैल्यू होगी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, और नेगेटिव साइड में होगी माइनस ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तो इस तरह से इसका इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस करंट ग्राफ आ जाएगा, और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई, देखो ये वाला प्रॉब्लम तुमसे पूछा गया है जेईई मेन के अंदर, बहुत ही सिंपल सवाल है, तुम खुद से भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर हमें बोला है कि एक सर्कुलर कॉइल थी जिसका रेडियस था 1 मीटर, इसको हमने हीट किया, कैसे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया आपने, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट होगा, और लूप का रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो इस रेजिस्टेंस में एक करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब हीट जनरेट होगी। तो हमसे बोला गया है कि बताओ, अगर हम एनर्जी डिसिपेटेड बाय द कॉइल बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिख रहा है ना टाइम के साथ ऐसे घटता जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड को मतलब स्विच ऑफ होने में कितना टाइम लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो एक सर्टेन टाइम बाद। हम बोल सकते हैं 1 माइनस टी बाय 100 की वैल्यू भी हो जाएगी जीरो, मतलब 100 सेकेंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और इसी 100 सेकेंड में हमें बोला है कि लूप में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी। तो हम जानते हैं कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ होने वाला है, इंड्यूस ईएमएफ होगा तुम्हारे पास डी फाई बाय डी टी, जो कि होगा डी बाय डी टी ऑफ बी इंटू ए। इस केस में एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो एरिया को बाहर निकाल दूंगा, और ये हो जाएगा डीबी बाय डी टी। तो ये हो जाएगा एरिया, एरिया तुम्हारे पास होगा पाई आर स्क्वायर, और डीबी बाय डी टी तुम्हारे पास आ जाएगा 4 बाय पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3, इतना तुम्हारे पास ये आने वाला है। और इंटू में 1 बाय 100 और होगा, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है इंड्यूस ईएमएफ का। तो यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 दे रखी है तुमको, तो ये अपने पास ओवरऑल हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वोल्ट। अब हमको क्या है, अब हमको हीट कैलकुलेट करनी है। तो हीट के लिए हम जानते हैं भाई, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई को लिख देते हैं हम ई बाय आर, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और इंड्यूस ईएमएफ का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10। रेजिस्टेंस ऑफ लूप हमें दे रखा है 2 माइक्रो ओम, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और टाइम है अपने पास 100 सेकेंड, तो ये अपने पास आ जाएगा भाई 80 मिली जूल, 80 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 80। देखो सिंपल सा सवाल था, बस यहाँ पर सोचने वाला पॉइंट यही था कि कितने टाइम तक जो अपना करंट है वो फ्लो होता रहेगा, और वो हमने बी को जीरो पुट करके फाइंड कर लिया।
अब देखो, अब हम करते हैं इरोडो का एक काफी अच्छा सवाल। यहां पर हमें क्या दे रखा है, देखो अपने पास एक स्क्वायर फ्रेम गिवन है, इसकी साइड है ए, और इसको हमने एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम अ वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इस लूप को हम आगे ले जा रहे हैं विद अ वेलोसिटी v। हमें ये बताना है इंड्यूस ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा वो बताना है। अब फिर से देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो लूप है इसके हर एक अगर दो स्टेप ले लूं, तो दोनों स्टेप में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग है, दोनों के थ्रू फ्लक्स भी अलग अलग है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है फ्रॉम दिस वायर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इट मीन्स इधर हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले एक जनरल डिस्टेंस सम z या y पे जाके dy थिकनेस की स्ट्रिप लेनी होगी, और उसके थ्रू पहले फ्लक्स लिखना पड़ेगा, और देन उसको इंटीग्रेट करके पूरे लूप के थ्रू फ्लक्स अपने पास आएगा। इससे पहले एक और प्रॉब्लम भी इसी टाइप का हम कर चुके हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं वही करूंगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्ट्रिप ले ली है, कोई भी जनरल डिस्टेंस, लेट से कोई भी जनरल डिस्टेंस y ले लेते हैं, ठीक है। और टाइम बिंग मैं इस डिस्टेंस को y ले लेता हूँ, या फिर तुम बोलो तो r ले लेते हैं। तो इसको मैंने r ले लिया, r पे जाके dr थिकनेस की एक स्ट्रिप ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस स्ट्रिप के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रिप के थ्रू जो फ्लक्स होगा भाई, वो तुम बोलोगे होगा सर डी फाइव, और डी फाइव की वैल्यू होगी बी इंटू डी ए। और इस स्ट्रिप की लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वायर की वजह से होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय टू पाई डी। और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द वायर, जो कि अपने पास आर है। और एरिया अपने पास कितना हो जाएगा, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो है ए, और इसकी जो थिकनेस है वो है डी आर। तो ए इंटू डी आर इसकी एरिया हो जाएगा, छोटा सा एरिया। अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी फाइव को। तो डी फाइव को अगर हम इंटीग्रेट करें तो म्यू नॉट आई ए अपॉन में टू पाई तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन अपने पास होगा डी आर अपॉन में आर, और आर की लिमिट होगी एक्स से लेकर एक्स प्लस ए तक। तो टोटल फ्लक्स जो अपने पास आ जाने वाला है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन में टू पाई, और फिर ये बन जाएगा एल एन ऑफ एक्स प्लस ए और अपॉन में एक्स। ठीक है, एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस ए बाय एक्स। चलो नेक्स्ट स्टेप में ही लिख लेते हैं। तो फाइव अपने पास जो लूप के थ्रू आ रहा है वो होता है वो कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई ए अपॉन टू पाई, और एल एन ऑफ वन प्लस ए बाय एक्स, इतना फ्लक्स आ गया। लेकिन हमें तो इंड्यूस ईएमएफ बताना था। तो इंड्यूस ईएमएफ हम जानते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, नेक्स्ट स्टेप में ही बताता हूँ। तो इंड्यूस ईएमएफ जो अपने पास रहता है, इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है ये बताओ ध्यान से। अगर वैसे देखें तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, या फिर तुम मैग्नीट्यूड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डी फाइव बाई डी टी कितना होगा, यहाँ पर जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है भाई एक्स। एक्स क्यों वेरिएबल है, क्योंकि एक्स चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ये लूप आगे जाता जा रहा है वी वेलोसिटी के साथ, तो एक्स चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे डी फाइव बाई डी टी। तो देखो माइनस म्यू नॉट आई ए अपॉन में टू पाई, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। एल एन का होता है वन ओवर एक्स, तो वन ओवर ए बाय एक्स। अब चेन रूल से ए बाय एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि होगा माइनस ए बाय एक्स स्क्वायर, है ना। और लेकिन अभी एक्स भी वेरिएबल है तो एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये डी एक्स बाई डी टी वाला टर्म एक अपने पास और रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर तुम जानते हो कि भाई जो डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी ही तो अपनी वेलोसिटी ऑफ लूप है। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू अगर हम पुट करें तो इंड्यूस ईएमएफ देखो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ए अपॉन में टू पाई, और इनटू में हो जाएगा एक्स अपॉन में एक्स प्लस ए, एक्स अपॉन में एक्स प्लस ए, और इनटू में ए बाय एक्स स्क्वायर, और इनटू में बी और रहेगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ जो अपने पास आने वाला है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय टू पाई एक्स, और मल्टीप्लाई में x प्लस ए और रहेगा। ये देखो इरोडो का सवाल भी बहुत ही प्यार से अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। अब एक और तगड़ा प्रॉब्लम, ये भी इरोडो से ही मैंने लिया है। क्या दे रखा है, अपने पास एक स्पाइरल है, और स्पाइरल में बोला है बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी है, n है, और एक के ऊपर एक टर्न है, कोई भी स्पेस वगैरह नहीं है दो टर्न के बीच में, ठीक है। और इसने बोला है आउटर रेडियस स्पाइरल का कितना है, ए। स्पाइरल का आउटर रेडियस ए है। हमें बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये स्पाइरल रखी है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, बी इज बी नॉट साइन ओमेगा टी। हमें ये बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, मतलब जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये तुमको बताना है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें तुम्हें गिवन है। पहली बात तो तुम्हें ये गिवन है कि ये जो पूरा है, ये जो अपनी स्पाइरल है, स्पाइरल की जो लेंथ है, ये बोल सकते हो तुम इसकी ए लेंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होती जा रही है। हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो भी अपने पास एक एलिमेंटल लूप लूमेगा, उस एलिमेंटल लूप के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा। तो सर्कुलर वाले केस में हम क्या करते हैं, इधर तुम्हें पता होगा कि हम x पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं। तो x पे जाके एक dx थिकनेस का जल्दी से एलिमेंट बना लेते हैं, और ये जो एलिमेंट रहेगा ये अपना बड़ा पतली सी स्ट्रिप रहेगी। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, चलो थोड़ा बीच में येलो शेड कर देते हैं। ये वाली जो मतलब अपनी पतली सी क्या है, एक सर्कुलर स्ट्रिप बोल सकते हो। सर्कुलर स्ट्रिप या सर्कुलर एरिया, एलिमेंटल एरिया ये हमने ले लिया है। ठीक है, इस एलिमेंटल एरिया के थ्रू पहले मेरे को देखना पड़ेगा कितना फ्लक्स पास कर रहा है। और इस एलिमेंटल एरिया को कैसे लिया है, इसको मैंने लिया है x डिस्टेंस पे जाके, x dx डिस्टेंस पे जाके इसकी जो थिकनेस है वो है dx, इसकी थिकनेस कितनी है dx। तो और इसमें जो टर्न्स होंगे, इसमें जो छोटे से टर्न होंगे, लेट्स से dn नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें टर्न्स कितने होंगे। तो यूनिटरी मेथड उसके लिए तुम्हें लगाना होगा कि अगर अपने पास ए थिकनेस है, मतलब ए थिकनेस की अगर स्पाइरल हमने ले रखी है, तो इसमें कितने टर्न्स है तुम्हारे पास, इसमें कैपिटल एन टर्न्स है। ठीक है, अगर मैं यूनिट थिकनेस ले लूं, अगर मैं एक थिकनेस ले लेता हूं, एक थिकनेस, यूनिट थिकनेस में एन बाय ए टर्न्स अपने पास होंगे। अभी हमने जो एलिमेंटल है, एलिमेंटल के लिए dx थिकनेस है, तो dx थिकनेस में जो टर्न होंगे वो होंगे n बाय ए इंटू dx। तो यहां पर अपने पास स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस एलिमेंटल लूप इज dn, और dn अपने पास होगा n बाय ए इंटू dx। क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? ठीक है, अब तुम्हें क्या देखना है, अब तुम्हें इसके थ्रू फ्लक्स देखना है। तो इसके थ्रू फ्लक्स तुम बोलोगे डी फाइव, और डी फाइव की वैल्यू इसके थ्रू, इसके टर्न्स है dn, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है b, और इसका एरिया होगा a। ये एरिया a किसका है, दिस इज एरिया ऑफ एलिमेंटल, या फिर एरिया ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप ऐसा बोल सकता हूं मैं। ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप है ये अपने पास, है ना। dn उसमें नंबर ऑफ टर्न है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n बाय ए इंटू डी एक्स। और b की वैल्यू तुम्हें दे ही रखी है कितनी, b नॉट साइन ओमेगा टी, बी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप नहीं, लूप होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, ये जो येलो वाला लूप है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ येलो लूप। ठीक है, एरिया ऑफ येलो लूप लेंगे पूरा। तो एरिया ऑफ येलो लूप अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। अब कुछ नहीं, अब बस कैलकुलेशन है सिंपल। तो ये देखो तुम्हारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है एन बी नॉट साइन ओमेगा टी, एन बी नॉट साइन ओमेगा टी, और एक पाई भी है अपने पास, और डिवाइडेड बाय ए, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्या आ गया अपने पास, डी फाइव। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे डी फाइव को इंटीग्रेट करेंगे, और x की वैल्यू कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से लेकर a तक वेरी करने वाली है। तो एन बी नॉट, और यहाँ पर एन बी नॉट पाई साइन ओमेगा टी मैं इसको लिख लेता हूं, और डिवाइडेड में अपने पास रहेगा a, और इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का, लिमिट 0 टू a। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आएगा ए क्यूब बाय 3। तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा एन बी नॉट पाई ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय 3 अपने पास रहेगा। हमें निकालना था इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास होगा डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एन बी नॉट पाई ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर का होता है डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो इसीलिए एक ओमेगा मल्टीप्लाई में आ गया, और डिवाइड में रहेगा अपने पास 3। तो ये आ जाएगा अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन हमें एम्पलीट्यूड पूछा, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ मतलब इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos ओमेगा टी को 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन बी नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 3। तो ये अपने पास इंड्यूस ईएमएफ का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक और इरोडो का प्रॉब्लम है अपने पास। यहाँ पर क्या दे रखा है, अपने को एक लूप दे रखा है, और ये दो स्क्वायर के शेप में है, दोनों स्क्वायर के जो साइड है वो दे रखी है अपने को, और बोला है कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है बी नॉट साइन ओमेगा टी में, और तुम्हें ये बताना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट कितना होगा, और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी दे रखा है 50 ओम पर मीटर। अब एक बात समझो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा दे रखा है अपने को,
मैग्नेटिक फील्ड बस उसने बोला है बी नॉट साइन ओमेगा टी, इतना बोला हुआ है। अब एक बात समझो कि चलो करंट कैसे भी इंड्यूस हो, इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा और छोटे वाले लूप में कुछ इस तरह से करंट फ्लो कर रहा होगा, इस तरह से फ्लो करेगा या नहीं करंट क्लोज लूप में। तो तुम्हें दिख रहा है जो बिगर लूप होगा, बिगर लूप में अगर मैं बोलूं करंट कैसे फ्लो होगा, बिगर लूप में बोलोगे तुम सर करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और स्मॉलर लूप में करंट अपना कैसे फ्लो कर रहा है, करंट अपना फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होता है ना, जो एरिया वेक्टर लेते हैं ना, वो जनरली हम इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, जिस भी सेंस में अपना करंट इंड्यूस करंट वगैरह फ्लो कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो फाई रहेगा ना, फाई जो रहेगा, फाई में बी डॉट ए यूज करते हैं। तो दोनों केस में या तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो भी अपना एरिया वेक्टर है वो दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, एक के लिए आउट ऑफ द प्लेन रहेगा और एक लूप के लिए रहेगा इनटू द प्लेन। तो दोनों का एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, इसीलिए दोनों का जो फाई है, फाई का जो साइन रहेगा, फाई का साइन दोनों के लिए अपोजिट रहेगा, इसमें यही समझने वाली बात है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। फाई का साइन क्या रहेगा, दोनों में अपोजिट रहने वाला है। तो नेट फ्लक्स अगर मैं लिखूं तो नेट फ्लक्स हो जाएगा भाई फाई वन, फाई बिगर माइनस फाई स्मॉलर। ठीक है, फाई बिगर होगा बी इंटू ए स्क्वायर और फाई स्मॉलर होगा कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी स्क्वायर। तो हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की बी की वैल्यू भी रख दो, बी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, तो बी नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा अपने पास साइन ओमेगा टी। फिर हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ के लिए हम यूज करेंगे डी फाई नेट बाय डी टी। तो ये अपने पास हो जाएगा बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओके, अगर मैं बात करूं इंड्यूस करंट की, तो इंड्यूस करंट अपने पास क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा बी नॉट इंटू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब लूप का रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ द लूप। लेंथ ऑफ द लूप कितनी होगी, 4a प्लस 4b, इतनी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखो ये ओवरऑल अपने पास कितना आ जाने वाला है, ये अपने पास आएगा बी नॉट ओमेगा, ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको लिख दूंगा मैं ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे अपने पास 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा बी नॉट इंटू ओमेगा ए माइनस बी और कॉस ओमेगा टी, और डिवाइडेड में क्या रहेगा तुम्हारे पास 4 लैम्डा, और लैम्डा तुम्हारे पास यही है, लैम्डा इज 50 मिली ओम पर मीटर। अब लेकिन तुमसे ये पूछा हुआ है कि तुम्हें ये बताना है एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो एम्पलीट्यूड के लिए cos ओमेगा टी को 1 रख देंगे, मतलब आई इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू। तो बी नॉट ओमेगा ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा तुम्हारे पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब इसमें तुम कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देना जो भी ऊपर दे रखी है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ये सवाल अपने से जेई एडवांस 2017 में पूछा गया है, और ऐसा ही सेम सवाल हमने इरोडो वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था। यहाँ पर अपने पास क्या है कि अपने पास एक लूप था और लूप को ट्विस्ट करके दो अलग अलग लूप में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख रहे हो। और फिर इस पूरी असेंबली को हमने क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं। तो फिर हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना होने वाला है अपने पास, फाई नेट। तो नेट फ्लक्स अपने पास देखो, एक बात समझो यहाँ पर कि अगर इस वाले लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने वाला है। तो दोनों का जो फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, वो इस केस में नेट फ्लक्स में फाई वन माइनस फाई टू अपने पास आएगा, क्योंकि एक का फ्लक्स इंक्रीजिंग है दूसरे का डिक्रीजिंग है, ऐसा बोल सकते हो तुम, या ऐसा बोल सकते हो एक एक लूप के लिए जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है, दूसरे के लिए अंदर की तरफ होगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो पहले के थ्रू अगर बिगर के थ्रू अगर मैं देखूं तो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बी इंटू 2a, और इनके बीच में एंगल ओमेगा से घुमा रहे हैं ना, तो किसी भी इंस्टेंट पे बी और ए में एंगल होगा ओमेगा टी। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कॉस थीटा, वही मैंने यूज किया है, थीटा ओमेगा टी है। ऐसी छोटे वाले लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी इंटू ए इंटू कॉस ओमेगा टी। तो जो नेट फ्लक्स आने वाला है अपने पास वो आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर मैं बात करूं इंड्यूस ईएमएफ की, इंड्यूस ईएमएफ अपने पास कितना आएगा, वो आ जाएगा डी फाई नेट बाई डी टी, जो कि तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए ओमेगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड ऑफ ई इंड्यूस, मतलब इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू,
इंड्यूस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी बी ए इंटू ओमेगा। अब देखो ऑप्शंस को पढ़ते हैं थोड़ा। ऑप्शंस में हमें पहले में दे रखा है कि इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू लूप्स। ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इंड्यूस ईएमएफ सम नहीं डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है ना। इंड्यूस ईएमएफ में ए आ रहा है ना कि 3 ए आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू बोथ द लूप इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इन द स्मॉलर लूप अलोंग। एक बार देख लेते हैं कि स्मॉलर लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो फ्लक्स थ्रू अगर स्मॉलर लूप अगर हम देख रहे हैं तो फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप अपने पास कितना है, माइनस बी ए कॉस ओमेगा टी। और इंड्यूस ईएमएफ देखोगे स्मॉलर लूप के थ्रू तो वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैग्नीट्यूड वाइज देख रहा हूं मैं बस। तो अगर मैं देखूं स्मॉलर लूप के थ्रू एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन स्मॉलर लूप वो कितना आ जाएगा, बी ए ओमेगा। और जो एम्पलीट्यूड ऑफ नेट इंड्यूस ईएमएफ है दोनों की वजह से वो भी बी ए ओमेगा है। और बी स्टेटमेंट यही तो बोल रहा है भाई कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू बोथ लूप्स दैट इज बी ओमेगा। और एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इन स्मॉलर लूप में बी ओमेगा। तो बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर बोला है सी पार्ट में नेट इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू बोथ लूप इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल गलत, ये तो साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है। डी पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। भाई प्लेन ऑफ लूप अगर परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ पेपर के तो उस केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल अपने पास होने वाला है वो कितना हो जाएगा, उस केस में इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो होता है इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है। और जब दोनों का प्लेन मतलब प्लेन ऑफ लूप्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है उस केस में अपने पास थीटा या फिर ओमेगा टी उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। उसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा और वो कितना होगा, बी ए ओमेगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम जरूर होगा जब प्लेन ऑफ लूप क्या होंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे प्लेन ऑफ लूप के, तो प्लेन ऑफ पेपर के। तो इसीलिए डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो जेईई एडवांस 2017 का ये काफी शानदार प्रॉब्लम था और बहुत इजी अपन ने इसको कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखो क्या दे रखा है। यहां पर अपने पास एक लूप है और लूप को हमने कैसे रख रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इंड्यूस करंट पूछा हुआ है। ये देखो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराया था। ऐसे केसेस में इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जीरो होता है क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। भाई इसी के अलोंग ही तो घुमाए जा रहे हैं इसको। क्या यहाँ पर ये बताओ, क्या यहाँ बी चेंज हुआ, यहाँ पर बी चेंज नहीं हुआ। क्या यहाँ पर एरिया चेंज हुआ, एरिया भी चेंज नहीं हुआ। क्या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हुआ, वो भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसी प्लेन में घुमाए जा रहे हैं इसको। ना बी चेंज हो रहा, ना ए चेंज हो रहा, ना थीटा चेंज हो रहा। तो इट मींस फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो इट मींस फ्लक्स यहाँ पर क्या रहेगा, फ्लक्स जो रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर फ्लक्स रहेगा कांस्टेंट तो इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो, इंड्यूस करंट भी जीरो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर क्या है, ये लूप क्या है, ये लूप पूरा नहीं है, बीच से कटा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ इसमें इंड्यूस करंट क्या होगा, तो इंड्यूस करंट जो रहेगा ना भाई इसमें जीरो रहेगा। इंड्यूस करंट जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज लूप चाहिए और यहाँ पर क्लोज पाथ या क्लोज लूप है ही नहीं। लेकिन वाइल अगर इंड्यूस ईएमएफ बोला जाए, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर नॉन जीरो रहेगा। तो देखो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फैराडेज लॉ मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद अगर तुम एससी वर्मा या कोई भी बुक लगाते हो सारे क्वेश्चन तुमसे इजीली हो जाएंगे क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है वो मैंने तुमको करा दिए। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इमोशनल ईएमएफ वगैरह। आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है तुम्हें।